एवरीवन, मैं रिया चौहान आपकी दोस्त और होस्ट स्वागत करती हूँ आपकी नेशनलिज्म इन इंडिया की स्टोरी में। आज हम बात करने वाले हैं कि हमने कैसे ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ी। इसके पहले की भारत की बहुत सारी कहानियां हैं, बड़ा इतिहास है जो आप 6th, 7th, 8th में ऑलरेडी पढ़ के आए हो। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम समझते हैं कि आखिर हमने ब्रिटिशर्स से लड़ाई कैसे लड़ी, किस तरीके से लड़ी। शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने हमें खूब परेशान किया। हमने भी सोचा, हम शुरुआत से यही सोचते हैं कि हम उनकी मदद करेंगे तो शायद हम पर थोड़ी वो दया कर लें या हमें छोड़ दें या हमें हमारे हिसाब से जीने दें। हमने उनकी मदद की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम सोल्जर बन के गए, हमको वो ज़बरदस्ती भी कई सारी जगह पर ले गए और हमें सोल्जर बना बना के उन्होंने लड़ाई वगैरह लड़वाई। हमें ऐसा लगा कि शायद इन सारी मदद के बाद में उनका दिल पिघलेगा, दिल पसीजेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा वॉर में खूब ज़्यादा लोन इकट्ठा हो गया। अब उस लोन को वो चुकाएगा कैसे, तो उसने देखा कि इंडिया के लोग हैं, इनके ऊपर इनकम टैक्स लगा देते हैं, अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ लगा देते हैं, यहाँ से पैसा आता रहेगा तो हमारा लोन जो है वो कहीं ना कहीं चुकता होता रहेगा। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए हमारे यहाँ पर कस्टम ड्यूटीज़, इनकम टैक्स वगैरह लगाए गए। ज़बरदस्ती लोगों को वॉर में लड़ाने के लिए ले जाया गया। किसी के पति, किसी के बेटे, किसी के भाई, सब लोगों को, पूरे के पूरे घर परिवार को उजाड़ दिया गया। उसी समय पर हमारे यहाँ पर आ गया इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिसकी वजह से फसलें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। करीब 12 से 15 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। सीन सोचो आप किस तरीके का रहा होगा, बहुत ख़राब हालत। इतनी ज़्यादा ख़राब हालत हुई, फिर उस समय के बीच में जो है वो गांधी जी इंडिया में आए। उसके पहले वो साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका की सत्याग्रह की कहानी आपने सुनी। गांधी जब इंडिया में आए तो लोगों ने जाकर उन्हें कहा, गांधी जी ऐसा 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 चीज़ें हो यहाँ पर हो रही है, हम जो है वो इंपीरियल असेंबली में लड़ाई लड़ रहे। ऐसा नहीं कि हम लड़ाई लड़ नहीं रहे थे, गांधी जी के आने के पहले भी हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमारे पास में करेक्ट पाथ नहीं था। कोई कुछ लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरीके की लड़ाइयाँ जो है वो यहाँ पर जारी थी। गांधी जी को बताया कि ऐसा 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 हो रहा है, हम वहाँ पर अपनी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, हम वहाँ पर अपनी इस पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। गांधी जी ने बोला, रुको, पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि ये सारा फसड़ा खड़ा कहाँ से हुआ। तो हमने बोला कि यार हम तो गुलाम हो चुके हैं। तो बोले, गुलाम होता क्या है, क्या उन्होंने कभी तुम्हारे पर वार किया, क्या कभी वो सेना लेके आए। हमने बोला नहीं। तो बोले, जब वो सेना नहीं लेके आए, वॉर नहीं लड़े, मतलब उन्होंने दिमाग से खेला, उन्होंने दूसरों के कंधों पर बंदूकें रख के तुमको अपने कब्जे में लिया और तुम कब्जे में हो गए। तो हम भी उनसे लड़ाई क्यों लड़े, हम भी उनसे ऐसी लड़ाई नहीं लड़ेंगे जिससे हमारी हानि होगी, हम उनसे लड़ेंगे सत्याग्रह की लड़ाई। गांधी जी ने सत्याग्रह का पाथ दिखाया। हमने बोला बिल्कुल, आप आगे आगे, हम पीछे पीछे। हम गांधी जी के पीछे पीछे चल दिए। सत्याग्रह उन्होंने किया 2017, 17, 18 में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में सत्याग्रह हुए। अब ऐसा भी नहीं है कि सत्याग्रह होने का ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती रहेगी, ऐसा तो नहीं होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से फुल ऑन रिप्रेशन किया, रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। हमको गुस्सा आया, यार हम सत्याग्रह की बात करें, ये रॉलेट एक्ट लागू कर दे रहा है, बहुत बदतमीज है। रॉलेट एक्ट क्या, तो रॉलेट एक्ट के तहत उन्होंने लॉ बना दिया, कह दिया कि अब अगर कहीं पर भी लोग इकट्ठे होते, प्लानिंग करते हुए दिखे, पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए, उनको 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा बिना ट्रायल के। हम गुस्से में आ गए भैया कि ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये जो है ये बात गलत है। उसी बीच जलियांवाला बाग वाला मैसेकर हो गया, क्योंकि वहाँ पर लोग बैसाखी के फेयर में आए थे। जनरल डायर को लगा कि ये सारे पॉलिटिकल एक्टिविटी करने हैं, उसने दरवाजे बंद किए और लाखों लोगों की मृत्यु हुई, जो कि एक काफ़ी भयानक इंसिडेंट था। गांधी जी को गुस्सा आया कि नहीं, अब हम सत्याग्रह नहीं करेंगे। गांधी जी के साथ में दूसरे भी फ्रीडम फाइटर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने प्लान किया कि इससे काम नहीं चलेगा। हमने आज तक ब्रिटिशर्स को इतनी ज़्यादा सेध दे दी कि आज ये हमारे सर पर चढ़ के तांडव कर रहे हैं, तो हमें इन्हें रोकना पड़ेगा। उन्होंने बात की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कि अब हम इनको कॉपरेट ही नहीं करेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे तो इनकी टेंटे बोल जाएगी। कॉपरेट ना करने की बात हुई, लेकिन फिर ये भी एक दिमाग में था कि यार अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं रही तो फिर ये भी जो है मूवमेंट फेल हो जाएगा, तो उसके लिए क्या किया जाए। उसी बीच बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बन चुकी थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर हार चुका था, जिसका लीडर थे खलीफा। खलीफा के ऊपर ब्रिटेन जो है वो हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज कर रहा था, तो दुश्मन का दुश्मन यहाँ पे दोस्त बन गया, है ना। मोहम्मद अली, शौकत अली ने खिलाफत कमेटी बना रखी थी। वो भी चाहते थे कि हिंदूज के साथ में मिलकर हम कुछ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट करें, और हम भी चाह ही रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाए और प्रपोजल को रखा, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसा चाहते थे कि नहीं, रहने दो, मत करो, हमारे बीच में हो सकता है लड़ाई वगैरह हो जाए। कलकत्ता सेशन में जो है वो प्रपोजल रखा गया। फिर फाइनली जो है नागपुर सेशन में एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फाइनली जो है वो शुरू हुआ। जब शुरू हुआ तो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स देखने को मिले। टाउन्स में हमने बॉयकॉट किया, हमने स्वदेशी मूवमेंट चलाया, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन रहा, लोगों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, प्रोफेसर्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी। कुल मिला के हमने कॉपरेट करना ही बंद कर दिया, बढ़िया से, है ना। अब हम पहनने लगे खादी, पर फिर ये है कि ये वाला मूवमेंट ज़्यादा समय तक यहाँ पर नहीं चल पाया, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास में खादी पहनने के लिए था, लेकिन
लेकिन वो बहुत महंगा था। अगर हम मिल्क क्लॉथ छोड़ रहे थे तो फिर खादी पहनते, खादी बहुत महंगा था, उसके अलावा अल्टरनेटिव कोई हमारे पास में था नहीं, तो फिर थोड़ी समय बाद वापस से हमको बैक टू नॉर्मल जाना पड़ा। इंस्टीट्यूशंस हमने छोड़े थे तो हमारे पास में हमारे खुद के इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, ख़राब हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, तबाही मचा दी थी ब्रिटिशर्स ने पहले ही उनमें, तो हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो साल भर तक हमने जो है वो मूवमेंट चलाया, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो गया था, ख़त्म नहीं हुआ था, स्लो डाउन हो गया था। ये हुई बात टाउन्स की। टाउन्स के बाद में हमने देखा कंट्री साइड में अवध किसान सभा, नाई धोबी बंद वगैरह सब कुछ देखा गया। तालुकदार और जाट वगैरह ज़मींदार के अगेंस्ट पूरा रिवॉल्ट लड़ा गया। वहाँ पर बाबा रामचंद्र ने पूरा रिवॉल्ट लड़ा है ना, अवध किसान सभा बनाई गई जिसके बारे में आपने पढ़ा। फिर हमने ट्राइबल्स में देखा, गुडेम हिल्स में तो अलग ही मचा रखा था। अलूरी सीताराम राजू ने, गांधी जी का बड़ा डिसिपल था, लेकिन वो कहते थे नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होना, अगर कुछ होना है तो हम क्या करेंगे, मारा पीटी करो, इनको मार पीट के ये सुधरेंगे। ठीक, तो वो ड्रिंकिंग वगैरह स्मोकिंग वगैरह के लिए मना करता था, लेकिन उसका ये था कि नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होना था, मार पीट से ही सब कुछ होगा। फिर फाइनली जो है वो उसको भी हटा दिया गया था, एग्जाइल में भेज दिया गया था, क्योंकि नॉन वायलेंस हम नहीं चाहते थे। ये बात हो गई किसकी, ट्राइबल की। प्लांटेशन में भी ऐसी कुछ दिक्कत थी। प्लांटेशन वाले एरिया में क्या होता था, इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत लोगों को जहाँ पे प्लांटेशन पे काम करे उसे बाहर जाने ही नहीं दिया जाता था, है ना, कि भाई आप इतने इतने जगह पे रहो। अब जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की तो किसी ने अफवाह फैला दी कि अब गांधी जी तो हमको हमारे गाँव में ज़मीन दे देंगे और चलो यहाँ से। ये लोग यहाँ से निकले और उधर भी रेलवेज में नॉन कॉपरेशन शुरू हो गया था। लोगों ने ट्रेनें चलाना बंद कर दिया था, सर्वेंट्स ने ट्रेनें चलाना बंद कर दिया था, तो ट्रेनें तो रुकी हुई थी, ये घर कैसे जाते, तो फिर वहाँ पे फंस गए। फिर इनको वापस से मार पिटाई करवा के वापस से प्लांटेशन पे लाया गया। तो ऐसे करके कुछ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला। फाइनली हमें ये समझ में आया, गांधी जी को भी, कि लोगों को दिमाग में क्लियर नहीं है कि आखिर हमें लड़ना किससे। लोग लड़ रहे थे ऐसे लोगों से जिससे उनको प्रॉब्लम थी, भले वो इंडियंस ही क्यों ना हो। तो ये वाली प्रॉब्लम चल रही थी। साथ ही साथ में इसी समय तक चौरी चौरा वाला मूवमेंट हो गया यार, बहुत ही खतरनाक। अब यहाँ पे ऐसा था कि वायलेंस ऐसा नहीं है, अब आप सोचोगे इतनी बड़ी लड़ाई है तो वायलेंस तो होगा, हम भी कैसे बेवकूफ़ थे, क्यों रोकने की ज़रूरत थी। रोकने की ज़रूरत इसलिए थी कि वो ब्रिटिशर्स तो कुछ चुनिंदा यहाँ पे थे, हमारे हाथों मर भी जाते तो उनका कुछ होता नहीं, लेकिन हमारा पूरा का पूरा देश यहाँ पे था। हम नहीं चाहते थे कि हमारे एक भी बंदे की हानि हो, एक भी बंदा इस फ्रीडम स्ट्रगल में मृत्यु के घाट उतरे, इसलिए हम वायलेंस नहीं करना चाहते थे। ये काफ़ी बड़ी सोच थी, काफ़ी अच्छी सोच थी, और इसी के तहत हम आगे चले। चौरी चौरा के बाद में हमने जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोका, फिर गांधी जी ने सोचा कुछ बड़ा करना पड़ेगा यार। इसी बीच में ग्रेट डिप्रेशन हो गया, एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिर गई, फार्मर्स को बहुत नुकसान हुआ। साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो सारे के सारे लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया उसके अगेंस्ट। ये दो चीज़ें हुई। इन दो चीज़ों के बाद में जो है वो क्या हुआ कि इरविन ने हमको एक वेग सा, हल्का फुल्का सा ऐसा ऑफर दिया कि यार डोमिनेंट स्टेटस तुम ले लो, ऐसे करके। जवाहरलाल नेहरू गुस्सा आ गए, अब हमको ये सब कुछ चाहिए ही नहीं, ये चाहिए ही नहीं। कुछ लोग जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय पे काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे थे, वो भी अब गुस्से में आ गए कि हमको नहीं करना, मतलब अब ये तो गड़बड़ी हो रही है, अब जो है वो कुछ भी नहीं चलने वाला। अब हमको क्या चाहिए, फुल ऑन पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली लाहौर सेशन में कि 26 जनवरी 1930 को हम हमारे देश को आज़ादी दिलाएंगे। लेकिन सेलिब्रेशन ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन जो है ये गैदरिंग हो नहीं पाई। गांधी जी ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो रेडिकल करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये दोगलापन नहीं चलेगा। फिर उन्होंने एक लेटर लिखा इरविन को, जो समय का वाइस रॉय था। इरविन को लेटर लिखा, उसमें 11 डिमांड्स लिखी, जिसमें गरीब से गरीब, अमीर से अमीर बंदा उस सारी डिमांड्स को अपने आप से रिलेट कर सकता था, और अगर नहीं हुई तो सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट भी करते। जिसमें एक डिमांड थी सॉल्ट लॉ की। क्या होता था कि हमारे यहाँ के सॉल्ट पे ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली ले रखी थी कि सिर्फ वही सॉल्ट बनाएंगे, हम लोग कोई सॉल्ट नहीं बना सकते थे। तो गलत था, जो कि ब्रिटिशर्स का खराब फेस पूरी दुनिया को दिख सकता था, इसलिए हमने सॉल्ट लॉ का मुद्दा उठाया। और नमक ऐसी चीज़ है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर इंसान भी नमक को कंज्यूम करता है। इरविन को लेटर लिखा, 11 डिमांड, उसको अल्टीमेटम दिया 11 मार्च का, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। गांधी जी ने बोला चलो दांडी मार्च शुरू करते हैं। गांधी जी निकले अपने आश्रम साबरमती से, दांडी तक गए, अपने ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ में 240 मील का रास्ता उन्होंने कवर किया। हर दिन 10 मील का रास्ता कवर करते हुए 24 दिन तक की उन्होंने पूरी अपनी यात्रा की, जिसमें हर जगह पर जा जाकर वो लोगों को बताते कि आखिर लड़ाई लड़नी कैसे है। लोगों को तैयार किया उन्होंने, लोगों को ट्रेन किया उन्होंने, लोगों को समझाया। इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी हद तक दिखने मिला, क्योंकि सॉल्ट था। फाइनली गांधी जी जो है वो 6 अप्रैल को दांडी में पहुंचे और उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, और फिर बहुत सारी जगह पर सॉल्ट लॉ तोड़ा गया। लेकिन यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ब्रिटिशर्स हाथ पे हाथ धर के रख कर नहीं बैठेंगे। ब्रिटिशर्स ने भी रिप्रेशन शुरू किया।
रिप्रेशन जैसे ही शुरू हुआ, बंदों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया तो गांधी जी को भी ऐसा लगा कि यार अब क्या, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो इरविन, गांधी जी के पास में इरविन का लेटर आया, कहता है कि आप अगर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तैयार हो जाते तो हम इन सारे लोगों को छोड़ देंगे। अब गांधी जी धर्म संकट में फंस गए, क्या करें, तो चलो वो हाँ कर देते कि चलो अब इधर तो हमारे देश के लोग हैं, इनको तो जेल में से निकालना, पता नहीं महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ ये क्या बर्ताव करेंगे। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोका, उनको बाहर निकलवाया और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ पे पहुँचे। लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, लंदन में कुछ हुआ नहीं। जिस बात को वो करने गए थे वो कुछ हो ही नहीं पाया। गांधी जी वापस रिटर्न आने लगे, जब तक यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ था। अबुल गफार खान को जेल में बंद कर दिया गया था, अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग प्रताड़नाएं हो रही थी, फिर से लोगों को जेलों में बंद करना शुरू कर दिया था, मारना पीटना शुरू कर दिया था। गांधी जी को समझ में आया कि ये सब इरविन की चाल थी और उन्होंने वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने की बात की, लेकिन वो फुल फ्लेज्ड तरीके से रीलॉन्च नहीं हो पाया। अब यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिलते हैं 4। एक तो जो हमारे रिच फार्मर्स थे वो और उन्हीं के यहाँ पे काम करने वाले पीजेंट्री। दूसरा हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उन्हीं के यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स। तो ये 4 हो गए। अब रिच फार्मर्स और इनका कहना था कि बढ़िया जो है वो उनकी रिवेन्यू माफ़ हो जाए, रिवेन्यू माफ़ हो जाए, रिवेन्यू माफ़ हो जाएगा तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट करेंगे। खूब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, जाट, गुर्जर्स, पाटीदार वगैरह सब ने, है ना। अब इन्हीं के यहाँ पे काम करने वाले पीजेंट्स की 2 डिमांड थी कि एक तो रिवेन्यू भी ऑफ हो जाए ब्रिटिशर्स की तरफ से, दूसरा यही जो जाट, गुर्जर्स, बड़े बड़े जो रिच लैंडलॉर्ड्स है, ये भी इनका रेंट माफ़ कर दे। लेकिन रेंट माफ़ कर देते तो फिर इनके पास में वैसे ही पैसा नहीं आता, इसलिए कांग्रेस ने इन पुअर पीजेंट्री को सपोर्ट नहीं किया और पुअर पीजेंट्री ने ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। सेम विद इंडस्ट्रियलिस्ट ने खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। FICCI अलग अलग उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, खूब उन्होंने पैसा लगाया। वो भी चाहते थे कि फॉरेन एक्सचेंज अच्छा सा मिल जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातचीतें हो जाए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद में। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो फिर उन्होंने भी वापस अपने काम धंधे पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इन्हीं के यहाँ के जो वर्कर्स थे वो भी चाहते थे इंडस्ट्रियलिस्ट से अच्छी वर्किंग कंडीशंस, अच्छे वेजेस, साथ ही साथ में ब्रिटिशर्स से भी उनकी कुछ डिमांड थी। लेकिन फिर कांग्रेस ने इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया, रिच लोगों को सपोर्ट किया। इस वजह से वर्कर्स ने भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन शो नहीं किया एक्सेप्ट कुछ इलाकों के। अब यहाँ पे हमको 2 लिमिटेशंस देखने को मिलती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। एक तो हमारे जो मुस्लिम थे और दूसरे हमारे डिप्रेस क्लासेस। तो डिप्रेस क्लासेस को अंबेडकर ने इकट्ठा किया था क्योंकि हम बहुत पुराने समय से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लेकर प्रताड़नाएं देखते आ रहे थे, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय उन्होंने डिमांड की अंबेडकर ने कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, है ना, और रिजर्वेशन दे दो। तो गांधी जी अनशन पे उतर गए, बोले ये तुम्हें मरते दम तक नहीं दूंगा अंबेडकर, तुम समझदार हो, तुम अच्छे व्यक्ति हो, तुम सारी चीज़ें समझते हो, अगर तुम ये डिमांड करोगे तो पूरे देश में हज़ारों डाइवर्सिटी है, सब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करेंगे, कैसे काम चलेगा। अंबेडकर ने बात को समझा, फिर पूना पैक्ट साइन हुआ, क्योंकि उस समय पर गांधी जी पूना के येरावड़ा जेल में बंद थे, वहाँ पर उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया कि चलो हम तुमको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देते लेकिन रिजर्वेशन तुमको हम ज़रूर से दे देंगे। फाइनली बात जो है वो दब गई। उसके बाद में बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग का भी ऐसी आइडेंटिटी उनको फील हो रहा था कि हमारा अब क्या, हमारा इस देश में क्या है, क्योंकि कांग्रेस बहुत ज़्यादा हिंदू महासभा से जो है वो अटैच होते हुए दिखाई दे रही थी। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि हमको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो और जिस इलाकों में हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर उसके रेशो में हमें जो है वो वोट्स मिलने चाहिए या उस रेशो में हमारा जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। गांधी जी ने मना कर दिया कि ये चीज़ नहीं हो सकती, सब लोग अगर यही चीज़ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा, हमको सबको एक जैसे को इकट्ठा होकर चलना है। ये ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, जिन्ना तुम इसकी बातों में मत आओ। लेकिन वो लोग नहीं माने। फाइनली हमने पार्टिसिपेशन जो है वो देखा। इसी तरीके से आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब प्रॉब्लम ये थी कि नेशनलिज्म वाली फीलिंग लोगों के बीच जनरेट कैसे करें, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में ये देखा। फाइनली हम इंडिपेंडेंस वगैरह सब हो जाते हैं, फिर हमने ये देखा क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा कि लोगों के बीच में भावना, एक जो कमज़ोरी की भावना आ गई थी। 200 साल तक जब हमने प्रताड़नाएं सही तो हम हमारा पुराना इतिहास भूल चुके थे कि हमारा देश क्या था, ये सब हम भूल चुके थे। तो उसी को वापस रिवाइंड करने की ज़रूरत थी। इसीलिए अलग अलग लोगों ने अपने अपने लेवल पे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाने की कोशिश की। भारत माता का झंडा बनाया गया, भारत माता की पेंटिंग बनाएगी, अलग अलग सॉन्ग्स, अलग अलग हाइम्स, अलग अलग सब कुछ जो है वो लिखा गया। नतेश शास्त्री जी ने 4 वॉल्यूम सदर्न इंडिया की बुक्स लिखी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पूरा फोकलोर का रिवाइवल चलाने का पूरा मूवमेंट चलाया, है ना। अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने सेंट सी भारत माता की इमेज बनाई। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम सॉन्ग लिखा, भारत माता की पहली इमेज बनाई, एलिगोरी बनाई, जिसको देखकर हम सब रिलेट कर पाए। झंडे को देखकर आज भी हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नेशनल एंथम हम सुनते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब कैसे हो पाया? इन्हीं लोगों की वजह से हो पाया।
सारे के सारे जो है वो पूरे मूवमेंट चलाए गए, इतिहास को वापस दोहराने की बात की गई ताकि ब्रिटिशर्स के आने के पहले वाला भी जो इतिहास है वो हमारे लोगों को पता हो और वो फिर से कॉन्फिडेंट फील कर सके कि नहीं, हम गुलाम नहीं थे, हमें जो है वो फंसाया गया था, हम जो है वो अतिथि देवो भव के चक्कर में थोड़ा सा फंस गए थे, थोड़ा सा उलझ गए थे, लेकिन अब इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। चैप्टर होता है समाप्त। जय हिंद, जय भारत।